बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम गालिब के खतूत पढ़ रहे हैं और हरगोपाल तफ्ता के नाम जो ख़त था वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे बनाम मीर मेहदी मजरूह। और ख़त के बारे में तमाम बातें आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स का पिछला लेक्चर मिस हो गया है वो उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ख़त आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं गालिब का दूसरा ख़त बनाम मीर मेहदी मजरूह। आहा, मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो। ये रामपुर है, दारुस सुरूर है। जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ। पानी, सुभान अल्लाह। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कूसी उसका नाम है। बेशुबा चश्मा आब हयात की कोई सूत उसमें मिली है। खैर अगर यूं भी है तो भाई, आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीं कहाँ होगा। तुम्हारा खत पहुंचा, तरद्दुद अबस। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। न उर्फ लिखने की हाजत, न मोहल्ले की हाजत। बेवसवास खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब की तरह खूबसूरत है और सोहबत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखूं क्या होता है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। फरवरी 1860। गालिब। तो देखा आपने कैसे पढ़ा हमने ये ख़त। अब आपको समझाते हैं। इस ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है, लेकिन गालिब ख़त को अपने दोस्तों से मुलाकात का ज़रिया बताते हैं। तो उन्होंने अपने बहुत करीबी दोस्त मीर मेहदी मजरूह के नाम जो ये ख़त लिखा है उसको वो शुरू ही इस तरह से कर रहे हैं जैसे कोई दरवाज़ा खोलते ही हम किसी को देखते हैं और कहते हैं आहा, कौन आ गया भाई। तो इस तरह से गालिब ने ये ख़त शुरू किया है बहुत खुशी के साथ। और वो कहते हैं कि मेरा प्यारा दोस्त मीर मेहदी आया है, आओ भाई आओ। दरअसल मीर मेहदी नहीं आए, वो मीर मेहदी का ख़त पढ़ के ये कह रहे हैं कि मेरा दोस्त मीर मेहदी आया है। फिर कहते हैं आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है। मिजाज से मुराद तबीयत पूछ रहे हैं कि तुम खैर खैरियत से हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। फिर कहते हैं कि बैठो, ये रामपुर है। ये ख़त गालिब ने रामपुर से अपने दोस्त को लिखा जिस वक्त गालिब रामपुर में रह रहे थे। और कहते हैं कि ये तो दारुस सुरूर है। रामपुर इंडिया का एक शहर है। रामपुर के बारे में गालिब ये कह रहे हैं कि रामपुर तो जो है वो खुशियों का शहर है, खुशियों की जगह है। सुरूर कहते हैं खुशी को और दारुस सुरूर से मुराद है खुशी की जगह। और फिर कहते हैं कि जो मज़ा यहाँ है रामपुर में वो और कहाँ। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। रामपुर के पानी की गालिब तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामपुर का पानी तो बहुत अच्छा है। बस शहर से 100 कदम के दूर पर एक दरिया है, दरियाए कूसी, उसका पानी यहाँ पर आता है शहर में। और पानी बिला शुबा ऐसा है जैसे कि चश्मा आबे हयात, यानी कि आबे हयात के चश्मे के पानी जैसा है। गालिब कह रहे हैं कि दरियाए कूसी का पानी इतना साफ, शफाफ और मीठा है, लगता है कि इसमें चश्मा आबे हयात जो है उसकी कोई शाख आके मिली हुई है। अच्छा जनाब, चश्मा आब हयात के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जब आप पुराने ज़माने की उर्दू तहरीरें पढ़ेंगे तो उसमें आपको आब हयात का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलेगा। आब हयात एक फ़िक्शनल कहानियों में, यानी कि जो ख़याली तसव्वुराती कहानियाँ होती हैं उसके अंदर आब हयात का हमें जिक्र मिलता है। और वो आब हयात ऐसे पानी को कहा जाता है कि जिसको पीने के बाद इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाती है और वो जवान हो जाता है और उसको कभी मौत नहीं आती। तो ऐसे पानी को आब हयात कहते हैं, यानी कि ज़िंदगी का पानी। और इसका जिक्र जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि आपको फिक्शनल स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो गालिब यही कह रहे हैं कि दरियाए कूसी का पानी तो इतना अच्छा है कि बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल लगता है जैसे कि आब हयात है वो। और उसके बाद मज़ीद बढ़ा चढ़ा के दरियाए कूसी के पानी की तारीफ़ें करते कह रहे हैं कि आब हयात तो उम्र बढ़ाता है लेकिन इतना मीठा नहीं होगा जितना मीठा दरियाए कूसी का पानी है। उसके बाद गालिब कह रहे हैं कि तुम्हारा ख़त पहुंचा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। तरद्दुद का मतलब है फ़िक्र, परेशानी। अबस का मतलब होता है बेकार। उसके बाद गालिब अपने दोस्त से कहते हैं तो कि तुम ख़त लिखते वक्त परेशान ना हुआ करो। मेरा घर तो डाकखाने के बहुत करीब है और डाकखाने का जो मुंशी है, यानी कि डाकखाने का नुमाइंदा जो है वो मेरा दोस्त है। तो तुम्हें तो मेरी उर्फियत लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा पूरा पता लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और बग़ैर किसी शक व शुबे के बस मेरा नाम लिखकर और ख़त भेज दिया करो और मैं तुम्हें जवाब लिख दिया करूँगा। कहते हैं ना उर्फ लिखने की ज़रूरत है
ना मोहल्ला लिखने की ज़रूरत है, यानी कि ना मेरी उर्फियत लिखो तुम और ना मेरा महल्ला लिखो, पता वता भी ना लिखो मेरा, मुझे तो तुम बस ऐसी गालिब लिख के भेज दिया करो, ख़त मुझे मिल जाएगा। और फिर कहते हैं कि यहाँ का हाल सब की तरह खूब है, यानी कि रामपुर के जो अहवाल हैं जहाँ पर गालिब ठहरे हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से हैं और उनको अच्छी सोहबत मिली हुई है, अच्छी उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, अच्छा वक्त कट जाता है, मेज़बानों का अच्छा उनके साथ बर्ताव है और लड़कों को वो दोनों को अपने साथ लेकर आए हैं। और उसके बाद गालिब ने अचानक से ये ख़त ख़त्म कर दिया है ये लिखकर कि इस वक्त मैं ज़्यादा इससे नहीं लिख सकता। तो हो सकता है उनको कोई मसरूफियत हो गई हो, कोई आ गया हो या कुछ भी और, तो उन्होंने अचानक से ये जुमला लिखकर और ख़त अपना तमाम किया, यानी कि ख़त्म कर दिया इस जुमले के ऊपर। तो आपने ज़रूर गालिब के दोनों खतूत के अंदर वो बेतकल्लुफ़ी महसूस की होगी, जिस तरह हम टेलीफोन पे किसी अपने दोस्त से बात करते हैं या जिस तरह हम किसी को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं तो हम अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनसे इसी तरह से बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं ना। तो गालिब ने अपने खतूत में इसी तरह से अपने दोस्तों को मुखातिब किया है और बेतकल्लुफ़ी से बातचीत की है, जबकि गालिब से पहले खतूत उर्दू में इस तरह बेतकल्लुफ़ी से नहीं लिखे जाते थे। ओके, अब हम मीर मेहदी मजरूह के नाम जो ख़त तहरीर किया गया है उससे मुतालिक सवाल पढ़ेंगे और उनके जवाब करेंगे। और यहाँ पर 2 सवाल हैं, दोनों बहुत मुश्किल हैं और दोनों का जवाब एक ही है। पहला सवाल है गालिब ने किस मुकाम से मीर मेहदी मजरूह के नाम ख़त तहरीर किया है, और दूसरा सवाल है दरियाए कोसी कहाँ पर वाक़ है, और दोनों का जवाब है रामपुर। उसके बाद सवाल नंबर 3 है गालिब ने दरियाए कोसी के पानी की क्या खुसूसियत बयान की है। गालिब ने दरियाए कोसी के पानी को बेतहाशा ठंडा और मीठा बताया है और उसे आबे हयात से तशबीह देते हुए कहा है कि गालिबन दरियाए कोसी में आबे हयात के पानी की कोई शाख मिली हुई है जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल करने से सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद सवाल है गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को बेवसवास ख़त भेजने का क्यों कहा है। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि गालिब ने अपने दोस्त मीर मेहदी मजरूह को बेधड़क ख़त भेजने का इसलिए कहा है कि उनके दोस्त तवातुर से उन्हें ख़त लिखते रहें, ये इस फिक्र और परेशानी के बगैर कि आया गालिब को ख़त मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गालिब का ख़त डाकखाने के बहुत करीब है और डाकखाने का अमला गालिब से अच्छी जान पहचान रखता है। उसके बाद ये बहुत ही आसान सी मश्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आप लोग खुद ही करेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। जिसका ख़त आया मैंने जाना वो तशरीफ़ लाया। गालिब के ख़त रस्मी अंदाज के होते हैं। गालिब ने ख़त लिखने का नया अंदाज ईजाद किया। खतूत गालिब से उर्दू नसर को बहुत फ़ायदा हुआ। अब उसके बाद है दर्ज झेल अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हम आपको मिसाल के तौर पे जुमले बता देते हैं, बहुत बेहतर होगा कि आप अपने जुमले खुद बनाइए। इन अल्फाज के माने आपको खतूत को पढ़ाते वक्त हमने बता दिए हैं, तो अब आपको डायरेक्ट इनके जुमले बनाना बताएंगे। हरकारा, पोलियो मुहिम के दौरान सरकारी हरकारे घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तरद्दुद, बच्चों को सबक पढ़ने के बाद अपना काम बिला तरद्दुद खुद ही करना चाहिए। ना समझ लोगों से गुफ्तगू करना अबस है, वो किसी की बात नहीं समझते। सर्द मौसम में आग के अलाव के अतराफ जवानिब बैठकर मूंगफलियां खाने का अपना ही मज़ा है। दोस्तों की महफिल में बुखल करने वाला हमेशा मजाक का निशाना बनता है और उसकी इज्जत और तौक़ीर में भी कमी आती है। यहाँ पर हो गए हमारे गालिब के दोनों खतूत तमाम। अब हम आपको थोड़ी सी बातें गालिब के बारे में बता देते हैं जो आपकी किताब में ही पहले से मौजूद हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला बेग खान नाम, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग खिताबात, मिर्ज़ा नौशे उर्फियत और गालिब तखल्लुस था। गालिब ने पहले असद तखल्लुस रखा और उसके बाद गालिब इख्तियार किया। गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा उबैदुल्ला बेग खान था। गालिब के वालिद का इंतकाल एक फ़ौजी मुआरके में हुआ था। जिस बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश की। जब गालिब 9 साल के थे तो उनके चचा का भी इंतकाल हो गया और मिर्ज़ा गालिब उसके बाद अपने ननियाल में आ गए। 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और वो शादी के बाद दिल्ली चले गए थे।
غالب سے پہلے اردو خطوط بہت مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے۔ سجا نثر میں طویل القاب ہوا کرتے تھے، لیکن غالب نے ایک ایسا نیا اور دلچسپ انداز اختیار کیا کہ جس سے اردو نثر کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ یہ بات ہم نے آپ کو خطوط پڑھنے سے پہلے بتائی تھی کہ دراصل غالب کے خطوط اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ غالب سے پہلے خطوط بہت ہی مشکل انداز میں لکھے جاتے تھے اور غالب نے ان کو بہت آسان اور بہت دلچسپ اور بہت شگفتہ کر دیا تھا۔ غالب 19ویں صدی کی ایک ایسی شخصیت ہے جو پوری 20ویں صدی کو بھی اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ شعر اور نثر دونوں میں انہوں نے فکر و نظر کے وہ آسمان پیدا کیے ہیں جو ابھی تک بے مثل ہیں۔ غالب کی نثری تصانیف اور تالیفات میں نثر فارسی، اودھ ہندی جس کے اندر ان کے خطوط ہیں، اردو معلیٰ، پنج آہنگ، لطائف غیبی، قاطع برہان، مہر نیم روز اور دستمبو قابل ذکر ہیں۔ غالب کے خطوط اور مختصر سے تعارف کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو غالب کے دونوں خطوط اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان دونوں خطوط سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنا سوال مکمل وضاحت کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔